Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the typhoid, about the pneumonia and about the common cold. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So let's start with the video. तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ डिसीज़ेस होते हैं। जेनेटिक डिसीज़ होता है जो कि जीन्स की वजह से होता है, या तो जीन मिसिंग होगा या फिर कुछ म्यूटेटेड जीन होगा, इस तरीके से डिसीज़ होता है जेनेटिक डिसऑर्डर जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं। लेकिन उसी तरफ से हमारे कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, जैसे हमने कल देख लिया, और कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस, है ना। मतलब बेसिकली आप ऐसे बोलो कि एक और कैटेगरी है, 3 कैटेगरीज हैं मेनली। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पहली कैटेगरी आती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरी कैटेगरी आती है इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ की, जो कि कहीं ना कहीं से हम लोगों ने इन्फेक्ट कर लिए हैं। वो ट्रांसमिटेंस वाला मत लो अपने दिमाग में, बस आप ये लो कि ऐसे डिसीज़ जो कि हम लोगों ने कहीं से इन्फेक्शन के तौर पे या फिर हमारे अंदर कोई ऑर्गेनिज्म ने क्रिएट कर दिया है, ये मतलब होता है वहाँ पे। एंड उसके बाद में जो ये ऑर्गेनिज्म ने किया है, ये भी 2 फर्दर कैटेगरी में है कि इन्फेक्शियस होगा या फिर ये नॉन इन्फेक्शियस होगा। इन्फेक्शियस जो कि हम लोग दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस जो कि हम लोग दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक। एंड फिर लास्ट कैटेगरी हमारे पास लाइफस्टाइल की हैबिट की वजह से। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अबाउट द इन्फेक्शियस डिसीज़ की कैटेगरी के बारे में, और जिसको बेसिकली जो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। बेसिकली पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जनरली ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक ही होंगे, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर जा कर के डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, और हमारी जो पहले तो इनेट इम्यूनिटी का जो बैरियर है उसको क्रॉस करेंगे, एंड देन हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके साथ में इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे, और फिर हमारी जो हमने पढ़ा था इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, वो चीज़ हमारी बॉडी में होने लगती है। तो आज हम ऐसे ही पैथोजेंस के बारे में, जो कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ट्रिगर करते हैं, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम पे जाके एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, फिर हमारी बॉडी में सिंपल लैंग्वेज में डिसीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। और ये बहुत अलग अलग, इनकी जो बेसिकली रेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आप बात करते हो बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी में जा करके पूरी कैपेबिलिटी रखता है कि डिसीज़ कॉज कर सकता है। एंड उसी जगह पे वायरसेस भी करते हैं, फंजाई भी कर सकता है, प्रोटोजोआ, जैसे कि हमारा जो मलेरियल प्लाज्मोडियम है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो मलेरिया फैलाने वाला जो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ होता है। आप उसका नाम एग्जैक्टली होता है प्लाज्मोडियम, ठीक। हेलमेंट्स जैसे कि एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स, ऐसे करके जो अलग अलग ये जो टेनिया सेजनाटा, टेनिया सोलियम, ये सारी की सारी जो है वो हेलमेंथिक कैटेगरीज में आती है, जो कि हमारी बॉडी में जाकर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो हम बेसिकली आज इन्फेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो पैथोजेंस होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट की तरह रोल प्ले करते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कभी एग्जामिनेशन कि ये जो पैथोजेंस हैं वो आपके अंदर जा कर के किस टाइप ऑफ रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, फिर किस टाइप ऑफ इंटरेक्शन शो कर रहे होते हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसमें कि जो पैथोजन है वो पैरासाइट की तरफ रोल प्ले करेंगे और वो पॉजिटिव हैं। और उसी जगह पे जब हम बात करते हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो ह्यूमन के पास एक नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, बिकॉज ह्यूमन को इससे हार्म हो रहा है, ठीक। अब उसके बाद में ये क्या करते हैं, ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये कुछ होते हैं, देखो मैं बताती हूँ। पैरासाइट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स। लेकिन हम जिनके बारे में आज मेनली बात करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं एंडोपैरासाइट्स के बारे में। तो जो जनरली यहाँ पे पैरासाइट्स हैं जो पैथोजन के तौर पर डिसीज़ कॉज कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकते हैं, वो हमारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये पैरासाइट्स हमारा जो इवन जैसे मैं बताया कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सेल्स कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कर ही रहे होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे इम्यून सेल्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, जैसे हमारे पास हमारा सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, जैसे हमारे पास हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जैसे हमारे पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ये सब ऑब्वियसली बात है हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं ट्रिगर तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कॉज हो ही जाता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि 5 दिन या 6 दिन, चलो जितनी भी दिन लग जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट होने में, लेकिन फिर अपना फट जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो मेरा मतलब है मेन, ठीक, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ये ट्रिगर कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ठीक है वो बात। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं या फिर हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उससे कोप ओवर करना ईजिली जानते हैं।
अगर मान लेते हैं कि कोई बैक्टीरिया है, जैसे हमें बताया कि जो हमारा एस्केरिशा कोलाई है वो हमारे सीकम वाले पार्ट में, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे सीकम है ना, एंड फिर हमारे पास कोलोन वाला पार्ट होता है, 3 हिस्सों में वो फर्दर डिवाइड होता है, इवन 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, एंड फिर देन रेक्टम आता है, एंड देन इनस रहता है। तो ये जो सीकम वाला पार्ट है इसमें एस्केरिशा कोलाई रहता है। अब ये जो एस्केरिशा कोलाई है ये ऑल्दो हमारी बेनिफिट के लिए है थोड़ा बहुत, और इवन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी हमारा कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए ही होता है, बट ये एक टाइम पे लेकिन आप ऐसे देखोगे तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो इतने सारे एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इवॉल्व हो गए हैं कि इसको अब ये लोग इनके ऊपर, मतलब हमारे जो एंजाइम्स हैं उनका फ़र्क इनके ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। इवन आप बात करते हो, अगर हम बात करते हैं कोई भी कैटल की, ठीक है, तो जो हमारी कोई भी कैटल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी कैटल है, ठीक है, तो कोई कैटल है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब अगर आप बात करते हो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं र्यूमन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके एक पार्ट को, कैटल के एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं र्यूमन, ठीक है। इस र्यूमन में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो कैटल है वो उसके लिए म्यूचुअलिस्टिक तरीके से काम कर रही होती है, मतलब कैटल का जो कुछ पार्ट है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है यहाँ पे र्यूमन के अंदर, वो एक म्यूचुअलिज्म काइंड ऑफ रिलेशनशिप होती है जिसमें कि कैटल को भी बेनिफिट है और जो मिथेनोजेंस हैं उनको भी बेनिफिट है, नो डाउट। बट ये उसके एंजाइम्स के साथ में कैसे, यानी कि उसकी ऑब्वियसली बात है उसके र्यूमन वाले पार्ट में, या फिर वैसे देखा जाए तो उसके र्यूमन वाले पार्ट में तो ऐसा एंजाइम्स रिलीज़ नहीं होते हैं, बट अगर हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ म्यूकस या कुछ ना कुछ इम्यून सेल्स तो वहाँ पे भी एक्टिवेटेड होंगे ना, तो वो उस टाइम पे कैसे उनके साथ में रह रहा है एग्जैक्टली। इवन चलो ये सब चीज़ें छोड़ो, एक बार को हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी, अभी जैसे हम नेक्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये बेसिकली जो पैरासाइट्स होते हैं आप ये तो समझ लो कि ये हमारे बॉडी का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर हमारे बॉडी का जो पीएच है या जो इतनी सारी जो चीज़ें हैं जैसे इम्यून सेल्स हैं, इनके साथ में धीरे धीरे करते करते बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारे टाइम से पैरासिटिक रिलेशनशिप रख रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं जैसे हम पढ़ते हैं वहाँ पे, जैसे हम लोग इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सारे पैरासिटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में को इवॉल्व करते जाते हैं ताकि हम इनसे जब तक छुटकारा पाने की अपने अंदर इवॉल्व करें हम लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए, तब तक कि कुछ और भी एवोल्यूशन करके हम लोगों के ऊपर ही अटैच्ड रहें, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली चाहे वो पैथोजन हो, हमारी बॉडी इनसे ऑब्वियसली बातें बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि अपने इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके अपने जो पीएच है या फिर जो हमारे इनेट इम्यूनिटी का बैरियर है उसको भी इन्हांस करके, बट कहीं ना कहीं इनकी भी कोशिश यही रहती है कि ये सारे के सारे जो हम लोग बैरियर लगा रहे हैं, हम लोग जो अपने ऊपर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये उसको क्रॉस कर दें, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करना शुरू करते हैं एग्जैक्टली आज जो मेन टॉपिक है उसके बारे में। इवन ये लोग क्या करते हैं ना कि जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं अपना नंबर हमारे अंदर मल्टीप्लाई करते रहते हैं, मतलब ऑब्वियसली बात आप समझो कि कोई इतना ज़्यादा पकड़ने वाला, ऑब्वियसली बात है देखो मना नहीं है कि इनको कोई पकड़ेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है थोड़े बहुत हमारे इम्यून सेल्स हैं उनको पकड़ेंगे भी, इनको खाएंगे भी, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पैरासाइट्स के अंदर मरेंगे भी, लेकिन मेजॉरिटी में जब इनको लगता है कि हाँ अब मैं इसके अंदर एंटर कर चुका हूँ और ये इनके पास ये होता है कि ये हमारा जो पीएच है इतना ज़्यादा लो पीएच होता है हमारा HCl का, और वो उसको भी सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे इम्यून सेल्स को भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर ले जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छा अमाउंट में हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लॉग फेज को मेंटेन कर लेते हैं और अपना नंबर बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से इंक्रीज़ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जा करके, ठीक है, बिकॉज वो इस तरीके से इवॉल्व हो गए हैं। अब बात करना शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, जो कि कॉज कर रहा होता है हमारे अंदर टाइफॉइड, ठीक। तो जो ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है जिसको आप सिंपल सा NCERT के अंदर लिखा हुआ है सैल्मोनेला टाइफी, ये एक ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, बेसिकली हम पहले बात कर रहे हैं अबाउट द बैक्टीरियल डिसीजेज, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी में जाकर के टाइफॉइड कॉज करता है, वैसे याद रख सकते हो, देखो वैसे पता नाम में दिख ही रहा है कि यहाँ पे भी टाइफी में T आ रहा है और यहाँ पे जो टाइफॉइड है उसमें भी T आ रहा है, तो आप इस तरीके से आराम से याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अब कोई इंसान को अगर टाइफॉइड होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, उसके अंदर फीवर्स आने लगते हैं, उसके मतलब उस इंसान को बेसिकली फीवर आता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स उसको डिटेक्ट करते हैं और उस वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिस वजह से फीवर आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा ये टाइफॉइड का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ये हमारी बॉडी में जा करके हमारी बॉडी में फीवर कॉज करता है। एग्जैक्टली फीवर आता क्यों है, पहली बात तो देखो सुनो, लेट्स से कि हमारी बॉडी में पहली बात तो एंटर कैसे करता है, हमने कुछ भी कंटामिनेटेड खाना खाया, कोई भी कंटामिनेटेड पानी पिया,
या फिर कोई भी ऐसा खाना खाया जिसमें कि पहले से सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम प्रेजेंट था, उस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। और जैसे मैंने बताया कि पैरासाइट्स ऐसे होते हैं कि ये हमारी जो हमारा गट है उसके साथ में ही ईजिली को इवॉल्व करते हैं, ताकि हमारा जो पीएच है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो HCl का पीएच है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हमारा इम्यून सिस्टम इनको ईजिली पकड़ ना पाए, या फिर पकड़ पाए तो ये आप समझ लो। देखो, एक समझने वाली बात होती है कि हम लोग जो पानी पी रहे होते हैं, ठीक है, फिर हम लोग जो सांस अंदर इनहेल कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है। लेकिन आप अगर खाना ऐसा खा रहे हो जिसमें कि आप मान लो कि एक आधा सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम आ रहा है, ठीक, एक बार को आपकी बॉडी उससे कोप ओवर कर लेगी। लेकिन आपको अगर आप समझ लो कि आपने जो खाना खाया है या फिर आपने जो पानी पिया है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन है, थोड़ा बहुत नहीं, नाम मात्र नहीं कंटेमिनेशन, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिसमें कि इस वजह से बोलते हैं डॉक्टर्स कि आपको बाहर का पानी नहीं खाना चाहिए जो खुला होता है, या फिर आपको ये जो वेंडर्स होते हैं इनका खाना इजीली डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए, जैसे गोलगप्पे का पानी है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो, या फिर जो यहाँ का जो खाना है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो, ठीक। तो अगर आपने कंटेमिनेशन वाला खाना खाया, कंटेमिनेशन वाला पानी पिया, तो आपके अंदर ही ईजिली एंटर कर जाएगा पहली बात तो। अब आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करना शुरू करेगी, जैसे जैसे केमिकल्स रिलीज़ करेगी, बेसिकली जो आपके ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करेगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी के पास सिग्नल जाए कि मतलब बेसिकली इसको जब मारेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी, आप समझ लो। आपको ज़्यादा पढ़ना है अच्छे से तो आप पुरानी वीडियो रेफर कर सकते हो मेरी, ठीक है, जिसमें हमने बात की है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ओके, तो वो जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, वो चीज़ें चलती हैं और उस वजह से हमें फीवर आना शुरू हो जाता है। अब फीवर एग्जैक्टली होता कितना है? ये फीवर होता है 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर आप लगा लो 37.5 डिग्री सेल्सियस, मैक्स टू मैक्स इतना लगा लो, ठीक है, इतना आप नॉर्मल लगा सकते हो। आप जनरली बोलो एवरेज लगा के 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस कहाँ, और ये जो हमारा 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस है वो कितना अलग अलग हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा काफ़ी तक टेम्परेचर जो हमारा इंक्रीज़ हो गया है, हमें बुखार आया तब, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं कि अब ये जैसे मान लेते हैं कि ये जो टाइफिम्यूरियम था, बेसिकली सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था, इसने आकर हमारी बॉडी में टाइफॉइड क्रिएट किया, एंड साथ साथ में हमें फीवर आया, हमें ठंड लग रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, हमें और भी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली होता कैसे है? एग्जैक्टली होता ये है कि इसने ये पहली बात तो हमारी जो हमारा जो टाइफिम्यूरियम है, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया। हमारा ऑब्वियस ही बात है, हम ओरल कैविटी के थ्रू ले रहे हैं, तो ओरल कैविटी में कहीं ना कहीं मेन इन्फेक्शन होना चाहिए। ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो गट है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा माउथ है, ठीक है, ये हमारा मान लो ये हमारा माउथ है, ठीक है। आपका ये माउथ से यहाँ पे निकलता हुआ गया, एंड यहाँ पे आपका ईसोफेगस, यहाँ पे आपका स्टमक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टमक में से यहाँ पे आपका जो स्टमक है, एक मिनट, ये जो आपका स्टमक है, ठीक है, आप ये समझ लो स्टमक है, एंड स्टमक से निकलता हुआ आपकी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें से क्रॉस करते हुए गया। उसके बाद में आपको ऐसे समझ लो आपके ये तीन जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, एंड यहाँ से करके ऐसा करके ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो आता है, एंड देन दिस इज लाइक रेक्टम, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेनली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसमें जाकर के बेसिकली इन्फेक्शन कॉज करने वाला है। पहले माउथ आता है, देन ईसोफेगस वाला रीजन आता है, देन अपने पास स्टमक आता है, और उसके बाद में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, देन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और देन रेक्टम आता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है उसमें जाकर के ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है, ठीक है। ये सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो टाइफॉइड कॉज कर रहा होता है, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि हमारे अंदर फीवर कॉज कर रहा होता है, अलग अलग सिम्टम्स और भी दिखाता है। लेकिन हम लोग बेसिकली इसको खाने के थ्रू, कंटेमिनेटेड खाना होता है या फिर कंटेमिनेटेड पानी होता है उसके थ्रू एंटर कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, या फिर इंजेस्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के अंदर, और इस वजह से इसका जो मेन इफेक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। साथ ही साथ में ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करके आप ये बोलो कि ये ब्लड के थ्रू हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले मेन इफेक्ट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसके बाद में जाकर के मतलब उसमें ब्लड में अपने आप को डिजॉल्व करके ब्लड में निकल करके अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को हमारी इन्फेक्ट करता रहता है, ठीक। उसके साथ साथ में हम लोग इसको कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू ही इंजेस्ट कर सकते हैं, मेनली इसी तरीके से करते हैं। एंड साथ ही साथ में ये जो फीवर कॉज करता है वो इतना ज़रा हाई होता है, जैसे कि आप समझ लो 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस,
साथ ही साथ में ऑब्वियसली बात है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो अफेक्टेड होगा, तो आप अच्छे से आपका जो एपेटाइट होगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी काफ़ी हद तक, ठीक है। आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, आपका पेट में दर्द होता रहेगा कॉन्स्टेंटली, आपको कॉन्स्टेंटली क्रैम्प्स आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बिकॉज ये वहाँ पे अटका हुआ है, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपको इस वजह से पेट में क्रैम्प आएंगे, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। एंड साथ ही साथ में अगर आपकी बॉडी में एपेटाइट का लॉस हो चुका है, आपको भूख लगना बंद हो चुकी है, आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से चल नहीं रहा है, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जाएगी, ठीक है। उसी साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी। जनरली आपको देखो, आपको बाकी सब चीज़ें याद हो जाएंगी इजीली, फीवर वाला याद हो जाएगा, ठीक है, पेट से एसोसिएटेड है ना, गट से एसोसिएटेड है, तो आपको स्टमक का जो पेन है वो भी याद हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी आप याद कर लोगे आराम से, लॉस ऑफ एपेटाइट भी याद कर लोगे आप आराम से, वीकनेस भी पर को आप याद कर लोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी हेडेक के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रख लो कि हेडेक भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारा जो सेल्मोनेल टाइफीम्यूरियम है ये कॉज कर रहा होता है, ठीक। उसके बाद में एक्सट्रीम केसेस, अगर मान लो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको टाइफाइड हो रहा है या फिर आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब एक्सट्रीम केसेस के अंदर आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन वहाँ से लेने लग जाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा ब्लड में लीक होकर के आपके अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करने लग जाएगा कि आपकी जो इंटेस्टाइन होंगी उसमें छेद हो जाएंगे, उसमें परफोरेशंस हो जाएंगी और आपकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। बिकॉज जो मेन डाइजेशन का काम होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, मेन अब्जॉर्प्शन का काम होता है आपके जो मेन अब्जॉर्प्शन भी आपका जो लास्ट वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें होता है, और जो बाकी का पानी और ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। तो आपका जो मेन आप बोल सकते हो कि अब्जॉर्प्शन का काम है, आपका जो मेन डाइजेशन का काम है वो आपके पेट में भी नहीं होता, इवन स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इस चीज़ के अंदर, ठीक। तो इस वजह से आपकी इंटेस्टाइन जो होगी उसमें परफोरेशंस हो जाएंगी, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशंस हो जाएंगी, आपकी डेथ हो सकती है अगर सीवियर केस है। तो आपने अगर अपना ध्यान नहीं दिया, आपका डॉक्टर जो है वो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया, फिर आपने लापरवाही कर दी, वैसे डॉक्टर तो अगर अच्छा डॉक्टर तो डेफिनेटली वो पकड़ ही लेगा, बट अगर आपने एक्सट्रीम देर लगा दी है या फिर एक्सट्रीम केस हो गया आपका जिसमें आपके जो पैरासाइट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ परफोरेशंस। अब टाइफाइड को ईजिली पकड़ने के लिए या फिर टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को बोलते हैं वाइडल टेस्ट या फिर विडाल टेस्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे विडाल टेस्ट के बारे में, फिर वाइडल टेस्ट के बारे में, जो टाइफाइड को टेस्ट या फिर टाइफाइड को चेक करने के लिए कि एक इंसान के अंदर टाइफाइड है, सैल्मोनेल टाइफीम्यूरियम है या नहीं है, तो मेन जो टेस्ट यूज़ होता है इस चीज़ों के लिए, बेसिकली इस चीज़ के लिए, वो होता है वाइडल टेस्ट, ठीक। अब एक बहुत ज़्यादा क्लासिक केस है या फिर एक बहुत ज़्यादा फेमस केस है जिसमें कि एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मिलन, और वो एक कुक थी। वो अपना खाना लाइक लोगों के घर में जाके खाना बनाती थी और अपना जो बेसिकली खाना था वो बेचती थी, उसका प्रोफेशन था कुक का, उसका काम था वो खाना बनाती थी, ठीक। ये जो लेडी थी मैरी मिलन नाम की, इसने किया क्या, इसने प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश नहीं किए डिफिकेशन के बाद में, और अपना जो खाना था उसमें लोगों को ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया था उसको लगा करके खिलाती रही, और इस वजह से जितने भी सारे लोग थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, क्योंकि उन लोगों ने इसके हाथ का बना खाना खाया था, क्योंकि वो अपना हाथ अच्छे से वॉश नहीं करती थी। इसके अंदर खुद सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का बैक्टीरिया था, ये एक कैरियर थी टाइफाइड की, इसको खुद टाइफाइड की प्रॉब्लम थी। इसने क्या किया, इसने अनजाने में बेसिकली हाथ प्रॉपरली धोए नहीं, अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा, और अपना खाना बनाती गई और लोगों को खिलाती गई, और सब लोग जो थे वो बीमार हो गए, सब लोगों को जो था टाइफाइड हो गया, ठीक। ये था पूरा अपना टाइफाइड के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसीज़ जिसका नाम है निमोनिया, ठीक। तो जो बैक्टीरियल डिसीज़ है हमारी निमोनिया नाम की, ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसको करने के लिए हमारे पास 2 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा 2 ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि ये डिसीज़ निमोनिया नाम की डिसीज़ को कॉज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली इस डिसीज़ के अंदर होता क्या है, एग्जैक्टली ये होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो उनका जो बेसिकली जब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड की, लेट्स से कि हम लोग कॉमन कोल्ड के बारे में बात करते हैं, वो तो ज़रा सीवियर साउंड नहीं करता, वो तो ज़रा खतरनाक साउंड नहीं करता,
हम लोगों को कभी नहीं सुना, हम आपने देखा होगा कि हम लोग जनरली कॉमन कोल्ड को बहुत आराम से लेते हैं, लेकिन उसी जगह पे अगर हमारे पास निमोनिया की कंडीशन हमें सुनने को मिलती है, या फिर हम लोग बात करते हैं इवन कोविड-19 की, ठीक है, तो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे कहीं ना कहीं। लेकिन हम लोग कॉमन कोल्ड को नॉर्मल ले रहे थे, लेकिन बाकी के दोनों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सीवियर और बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। क्यों? बिकॉज जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काम कर रहा होता है, तो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा होता है। लेकिन उसी जगह पे जो ये निमोनिया की प्रॉब्लम है, ये हमारे जो एल्वियोलाई है, बेसिकली मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। जैसे हमारी ये मान लो कि हमारी ये लंग्स है, वैसे तो प्रॉपर डायग्राम नहीं है, बट आप मान लो ये लंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें प्रॉपरली फर्दर डिविजन्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊँ तो जो हमारा जो लंग होता है, अगर जैसे हमारे पास 2 लंग्स हैं, ठीक है, एक पेयर ऑफ लंग है हमारे पास, तो उसमें जो हमारे पास ट्रैकिया होता है, जैसे ये जो मिड थोरैसिक वर्टिब्रा है, 5th मिड थोरैसिक वर्टिब्रा है, उसको डिवाइड करता है, उसके लेवल पे डिवाइड करता है एंड इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। अब उसके बाद में इसके पास ये फर्दर ब्रोंकाई में टूटता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड ऐसे करके चीज़ें होती रहती हैं। एंड देन लास्ट में आकर के यहाँ पर आपके पास आपको देखने को मिलता है ये जो हमारा लंग है, ठीक है, जो ये ट्रैकिया था जो आगे जाकर के ब्रोंकाई में टूट रहा है, वो ब्रोंकियोल्स में टूटने लगेगा एंड देन लास्ट में जाकर के प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड इस तरीके से ये लास्ट में जाकर के रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल होता है उसके अंदर, एंड उसके बाद में डक्ट बनाता है और एल्वियोलाई बनाता है। मैं बना देती हूँ, आपको समझ लो ऐसे करके बना हुआ है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आता है एंड उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास एल्वियोलाई आता है। इस तरीके से मान लो कि ये एल्वियोलाई है, ये वाला आप मान लो कि ये एल्वियोलाई है, ठीक है। ये वाला आप मान लो कि ये जो कम्प्लीटली है ये पूरा का पूरा एल्वियोलाई है, इस तरीके से मान लो, ठीक। अब ये जो एल्वियोलाई वाला पार्ट होता है, इसमें बेसिकली इन्फेक्शन होना शुरू होता है। जो हमारे पास बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये एक डिसीज़ कॉज करता है जिसको बोलते हैं निमोनिया। और ये दोनों जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे जो एल्वियोलाई होता है, जो हमारे लंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम एयर फिल्ड सैक भी बोलते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, जहाँ से एग्जैक्टली का ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर है वो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से रिलीज आउट होती है, मेन जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जोन है वो हमारा एल्वियोलाई ही है, ठीक। अब ये जो हमारा एल्वियोलाई है, इसमें जाकर के क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है सांस लेने में, बिकॉज यहाँ पे एक फ्लूइड भर जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है, ये जो एल्वियोलाई वाला रीजन होता है यहाँ पे फ्लूइड आके भर जाता है। इस वजह से जो रेस्पिरेशन का जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो आपका एक्सचेंज होना है वो उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाता और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बिकॉज एक्सचेंज करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे आपका सरफेस एरिया तो नहीं बोलना चाहिए, बट आप नॉर्मल हो, लाइक आपकी एल्वियोलाई जो है नॉर्मल है, बस उसमें एक फ्लूइड भर गया है जिस वजह से आपका जो एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, आपका ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आपकी बॉडी में अच्छे खासे अमाउंट पर जो नॉर्मल होना चाहिए उस पर नहीं आ पा रहा, ठीक। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा प्रॉपर अमाउंट में, या फिर आपकी बॉडी में कहीं पे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाएगा, वैसे तो ब्लड की कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ऑब्वियसली बात है आपकी जो बॉडी है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ब्लूइश हो रही है, ठीक है। वैसे तो ब्लड की वजह से हो रहा है, लेकिन मेन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से, है ना। तो आपके जो नेल्स होंगे, आपके जो लिप्स होंगे, वो आपको हल्के से ब्लू या फिर ग्रेइश काइंड ऑफ देखने को मिल जाएंगे, ठीक। आपको फीवर्स होंगे, आपको चिल्स होंगे, बिकॉज अगेन फीवर क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है एक अलग बैक्टीरिया के थ्रू में, ठीक, जो कि बाहर का एक एंटीजन है, इस वजह से फीवर होगा, आपको चिल्स होंगे, आपको खांसी आएगी, आपको सर में दर्द होगा, ठीक। तो एग्जैक्टली होता क्या है मैं वापस बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ होती है, बिकॉज हमारे जो एल्वियोलाई है वहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और क्यों, बिकॉज यहाँ पे फ्लूइड फिल हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं, लेकिन हमारे जो एल्वियोलाई हैं उस वाले पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है वो फ्लूइड फिल्ड हो गया है, और उस वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल होता है काफ़ी हद तक एक्सचेंज नहीं हो पाता, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन आ नहीं पाता, और इस वजह से हमें निमोनिया के केस के अंदर बुखार देखने को मिलता है। फीवर क्यों, बिकॉज बाहर का एंटीजन है, इस वजह से चिल्स आते हैं, बिकॉज फीवर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे बढ़ गया है, तो इस वजह से हमें चिल्स आते हैं, बेसिकली ठंड लगती है काफ़ी हद तक, कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी आती है, सर में दर्द होता है। और जब आपका
जो प्रॉब्लम है, जब आपको इतना ज़्यादा निमोनिया हो गया कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तब उस केस के अंदर हमारा जो लिप्स हैं और जो हमारे फिंगर के नेल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रे या फिर ब्लू की मतलब ब्लू कलर की तरफ टर्न होने लगते हैं। ठीक, आप ये एग्जैक्टली हो कैसे सकता है, जैसे आप नॉर्मल बोलते हो अबाउट द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कैसे होता है, अगर आपके सामने आकर कोई छींक दे, अगर आपने किसी इंसान को जिसको कॉमन कोल्ड है उसका आपने झूठा पानी पी लिया, ठीक है, अगर किसी इंसान के जो सलाइवा था या फिर उसके जो उसने छींका, जब उसने स्नीज किया तो उसके जो ड्रॉपलेट्स थे वो किसी सब्सटेंस किसी सरफेस पे लगे थे, किसी बुक पे लगे थे या किसी भी ऐसे सरफेस पे लगे हुए थे, और आपने वही चीज़ अपने हाथ से टच कर ली और अपने नाक मुंह आँख में कहीं से भी ऐसे एंटर करा लिया। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। वही सेम जो चीज़ आपने वहाँ पे कॉमन कोल्ड के लिए आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो, वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। आपके सामने किसी ने खांस दिया, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बार बस यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली रीड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अ हेल्दी पर्सन acquires the infection by inhaling the droplet aerosols released by an infected person or even by sharing glasses or utensils with an infected person. Dysentery, plague, diphtheria, etc. are some of the other bacterial diseases in man. अब ये यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया था आपको काफ़ी हद तक कि आप को ये जो निमोनिया वाली प्रॉब्लम हो सकती है, फिर ये जो डिसीज़ है वो हो सकता है, कैसे हो सकता है, जैसे आपको कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन हो रहा था वैसे होता है। मतलब मेनली जो कॉज हो रहा है, ठीक है, उसका जो रीज़न है बेसिकली ऐसा नहीं था कि हमने कुछ गंदा पानी पी लिया ऐसा करके हो गया। आप बेसिकली ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आ गए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसको निमोनिया की प्रॉब्लम थी। ठीक, ये हो गया एक चीज़। एंड देन हमारे पास एक और लाइन थी जो आपने आई थिंक ध्यान से पढ़ी होगी। डिसेंट्री और प्लेग और डिफ्थेरिया कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ और हमारे अंदर बेसिकली प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको एक बता देती हूँ जो डिसेंट्री है उसके बारे में। ठीक है, डिसेंट्री एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, प्लेग एक प्रॉब्लम होती है जो कि आप जनरली देखोगे कि उसमें जो वेक्टर होता है वो चूहा होता है, ठीक है, और डिफ्थेरिया को गालघोटू बोलते हैं। ठीक, अब उसी जगह पे हम बात करते हैं डिसेंट्री के बारे में। डिसेंट्री जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि देखो, डिसेंट्री का मतलब ही होता है कि जो आपके फीसेस होंगे उसमें ब्लड आएगा। ठीक है, अब ये जो डिसेंट्री वाली प्रॉब्लम होगी उसमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा, और वही सेम चीज़ जो प्लेग वाली है जिसमें कि चूहा बेसिकली वेक्टर है, उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया होगा जो कि प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। एंड डिफ्थेरिया में भी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में इवन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पीछे दे रखा है, जो आई थिंक जो ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है उसके अंदर, कि डिफ्थेरिया का जो कॉमन नेम तो नहीं लेकिन हिंदी नेम है गालघोटू, उसमें भी कहीं ना कहीं 3 डिसीज़ के नाम दे रखे हैं, डिसेंट्री, प्लेग और डिफ्थेरिया, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। मेनली जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो बैक्टीरिया होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। ठीक, तो जो हमारा कॉमन कोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉमन कोल्ड का जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रहता है। वो कभी भी जो हमारा एल्वियोलाई वाला रीजन है उसमें नहीं जाता, यानी कि आपका जो नोज़ वाला एरिया है, जो आपका फेरिंग्स वाला एरिया है, ये यहीं तक रहेगा बस इन्फेक्शन। जो मेनली आपका रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका एल्वियोलाई, आपका लंग्स, वहाँ तक इन्फेक्शन जाएगा भी नहीं। आपका मेनली थ्रोट एरिया, ठीक है, जो आपका गला वाला एरिया है, थ्रोट एरिया, आपका जो नेसोफेरिंग्स वाला एरिया है, आपको जो फेरिंग्स वाला एरिया है, जो आपका नोज़ है, आपका जो नेसल पैसेज है, वहाँ तक इन्फेक्शन होगा, नेसल चैम्बर तक इन्फेक्शन होगा। लेकिन आपका कभी भी ये जो चीज़ है वो आगे तक आप पे जाकर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जो एग्जैक्टली जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी जोन है, वहाँ पे जाके कभी भी इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है। और इस कॉमन कोल्ड के लिए जो मेन वायरस यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रखता है, देखो यहाँ पे अभी तक मैं बताती हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया था, फिर हमने पढ़ा अबाउट द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो भी बैक्टीरिया था। फिर हमने 3 के एग्जाम्पल और पढ़े, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिफ्थेरिया, वो तीनों की तीनों बैक्टीरिया थे। लेकिन ये जो कॉमन कोल्ड है ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ये होता है वायरल इन्फेक्शन। हमारा जो निमोनिया के साथ में हमने जो बहुत ज़्यादा कंपेयर करके पढ़ा कॉमन कोल्ड के बारे में, जो हम पढ़ने वाले भी है, इवन जो हमारा निमोनिया है वो तो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। लेकिन उसी जगह जब हम बात करते हैं अबाउट द कॉमन कोल्ड एक वायरल डिसीज़ है, और वो होता किसके थ्रू है, राइनो वायरस के थ्रू। वो होता किसके थ्रू है, राइनो वायरस के थ्रू। एंड साथ ही साथ में हम ये भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको मान लो कि डिफरेंस करने को आ गया कभी
ठीक है, वैसे तो नहीं आएगा, बट मान लेते हैं कि कभी डिफरेंस करने को आ गया, फिर किसी ने आपसे डिफरेंस पूछ लिया, तो आप ये तीनों डिफरेंस बता सकते हो कि जो हमारा निमोनिया है वो पहली बात तो बैक्टीरियल डिसीज़ है, दूसरी चीज़ जो हमारा कॉमन कोल्ड है वो वायरल डिसीज़ है। देन उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है निमोनिया के लिए कि निमोनिया को कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और दूसरी जगह जो हमारा कॉमन कोल्ड है उसको उसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है राइनोवायरस। ठीक, उसके साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं अबाउट कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम होती कहाँ पे है, तो जो हमारा निमोनिया है उसमें जो हमारा एल्वियोला है उसमें जो फ्लूइड होता है वो भर जाता है। लेकिन उसी जगह पे जब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड के लिए, तो कॉमन कोल्ड में जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एग्जैक्टली रेस्पिरेशन के लिए जगह नहीं जहाँ पे एग्जैक्टली रेस्पिरेशन हो रहा होता है, लेकिन जो या फिर एस्पिरेशन बोला फिर बोला डिफ्यूजन, बेसिकली जहाँ पे एग्जैक्टली डिफ्यूजन हो रहा था ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, जहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा था यानी कि एल्वेलाई पे, एल्वेलाई तक तो बात ही नहीं पहुँचती है। जो इन्फेक्शन होता है खाली वो खाली नोज़ की तरफ एंड जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वहाँ तक ही पहुँचता है, लंग्स तक भी बात नहीं पहुँचती है कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक पहुँचा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें देखने को मिल जाता है कि एल्वेलाई तक प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वायरसेस होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जो डिसीज़ होते हैं वो कॉज कर रहे होते हैं। उनमें से एक मेन है जिसका नाम है राइनोवायरस। इवन आपको जो हर्पीस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इवन आपको जो एड्स की प्रॉब्लम होती है, वो सारे के सारे वायरल डिसीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं एड्स के बारे में। तो एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द राइनोवायरस। ठीक है, कि राइनोवायरस एक कैटेगरी है, एक ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जिसमें कि जो कि बेसिकली कॉज कर रहा होता है हमारा कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड क्या करता है, वो जनरली 3 से 7 दिन तक की स्टेज में रहता है। मतलब आप समझ लो कि आपको अगर कॉमन कोल्ड हुआ तो आपको 3 से 7 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपकी बॉडी अपने आप ही उस एंटीजन के हिसाब से एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एंड एग्जैक्टली इसका जो हमारी बॉडी में आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स बोलो या फिर बोलो कि जब आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी अपनी बॉडी के अंदर, तो हो जाएगा कि नेसल कंजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड डिस्चार्ज, एक म्यूकस की लेयर आपकी जो नोज़ वाला एरिया है, नोज़ से बेसिकली निकल रही होती है, जस्ट कि आपकी बॉडी बेसिकली निकलती क्यों है, इन्फेक्शन तो हो गया, आप क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है कि अब जो राइनोवायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, तो वहाँ पे म्यूकस का बेसिकली प्लग बना देती है और म्यूकस बेसिकली रिलीज़ हो रहा था हमारी बॉडी से। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये भी बात आप बोल सकते हो कि आपको प्रोटेक्ट करने का काम भी कर रहे होते हैं उस टाइम पे, बिकॉज उसको लगता है कि अब और इन्फेक्शन आ जाए मेरे पास। ठीक है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, जो आपकी बॉडी में जो इंक्रीज अमाउंट में कॉमन कोल्ड है, ठीक है, आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसको म्यूकस की फॉर्मेट में रिलीज़ भी करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक, एंड उसके बाद में आपका जो आपका गला होता है या फिर आपको जो थ्रोट है वो थोड़ा सूखा सा होने लगता है, अजीब सा होने लगता है, तो उसको बोलते हैं सोर थ्रोट होने लगता है, आपका होर्सनेस की प्रॉब्लम को देखने को मिलती है, आपकी आवाज़ अजीब सी होने लगती है। ठीक है, और उसके साथ में आपको खांसी देखने को मिलती है, आपका सर दर्द होने लगता है। अभी तक हमने देखा कि जो आपका हेडेक की प्रॉब्लम है वो तीनों में होती है, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, चाहे वो निमोनिया के अंदर हो, चाहे वो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के साथ में टाइफाइड के अंदर हो। ठीक है, आपकी हेडेक की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर डिसीज़ के अंदर अभी तक हमें देखने को मिली है। ठीक, आपको जनरली थकावट रहती है इस प्रॉब्लम के अंदर। अब वही सेम चीज़ होती किस तरीके से, ये प्रॉब्लम जो कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम है वो किस तरीके से होती है, तो अगेन वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर की तरफ पढ़े थे कि अगर किसी इंसान का झूठा पानी पी लिया हमने, उसके जो एरोसोल पार्टिकल्स थे उसकी कॉन्टैक्ट में आ गए हम। ठीक है, तो वही सेम चीज़ होगी। एक बार इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboard or mouse, etc. and cause infection in a healthy person. ठीक, अब इस तरीके से हमने 3 तरीके के डिसीज़ पढ़ लिए आज। एक तो हमने पढ़ लिया टाइफाइड के बारे में, और एक पढ़ लिया हमने निमोनिया के बारे में, और एक हमने पढ़ लिया अबाउट द वायरसेस। कल हम पढ़ेंगे अबाउट द मलेरिया। Okay, so this was all about this video. Thank you.